नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये एक अहम संदेश। दूरदर्शन झारखंड आप तमाम लोगों से अपील करता है कि आप कोविड रोधी टीका जरूर से लगवाएं। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो आप कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और जरूर से टीकाकरण करवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें। इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर भी समस्या का त्वरित समाधान आप ले सकते हैं। और अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। गुजरात सरकार द्वारा जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है ताकि इस कार्यक्रम का ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ हासिल कर सकें। गौरतलब है कि कोरोना काल में वंचित वर्गों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न दिया जा रहा है। मंचस्थ सौ महानुभावों, उपस्थित सौ भाइयों ने बहनों, आज माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीना नेतृत्वમાં યોજાઈ રહેલ અનાજ વિતરણના રાજ્યવ્યાપી કાર્યક્રમ એ અંત્યોદયને ચરિતાર્થ કરવાનો એક સફળ પ્રયાસ છે। છેવાડાના માનવી અને ગરીબ વ્યક્તિના જીવનમાં સંવેદનશીલ સ્પર્શ છે। છેલ્લી હરોળમાં ઉભેલ છેલ્લી વ્યક્તિને પણ પોતાના જીવનમાં સરકારનો અનુભવ થાય તેવો એક નમ્ર પ્રયાસ છે। આ એટલા માટે શક્ય છે કારણ કે કેન્દ્ર સરકાર પાસે છેવાડાના માનવીના જીવનને બહેતર બનાવવા માટેનું એક સ્પષ્ટ વિઝન છે, દૃઢ ઈચ્છા શક્તિ છે અને ગરીબ વંચિતો માટેની સંવેદનશીલતા પણ છે। આપણે નસીબદાર છીએ કે ગુજરાતને इधर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का झारखंड में भी बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। साहिबगंज जिले में प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए यह वरदान साबित हो रही है। इसके अलावा वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था ने लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। प्रणाली की दुकान पर अनाज लेने पहुंचे ये हैं प्रवासी मजदूर रजाउल शेख। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में काम करके वापस गांव लौटने वाले रजाउल शेख बताते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने उनकी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर दिया है। बिशनपुर के सुकोमल कर्मकार भी बताते हैं कि परिवार के 6 सदस्यों को 30 किलोग्राम अनाज मिलने से बड़ी राहत मिली है। मुझे जो चावल मिल रहा है प्रधानमंत्री तरफ से वो बहुत अच्छा है और प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि ये चावल मिलते रहे, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। ये प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ। हमको 5 किलो करके चावल और गेहूं मिल रहा है। 6 आदमी है, 30 किलो मिल रहा है। इसी तरीका से चावल मिलता है तो हम लोग का घर चल रहा है और मोदी जी के धन्यवाद। साहिबगंज की रंभा देवी, केंदुआ गांव की सखी देवी और विजयपुर गांव की प्रधान मीना मुर्मू बताती हैं कि कोरोना में रोजी रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पीएम अन्न योजना से मिलने वाले अनाज से घर परिवार का गुजारा चल रहा है। सरकार तरफ से फ्री चावल मिलता है। मोदी सरकार का शुक्रिया, हजार हजार धन्यवाद। 5 किलो गेहूँ 5 किलो चार दो मोदी सरकार धन्यवाद। कोरोना इयते एटा से बाहर से कमी बाले सेंदाड़ीवा कना उना इयते नरेंद्र मोदी प्रधान। केंदुआ के कन्हाई लाल गुप्ता, आमगाछी के सोनू मरांडी, विजयपुर के जतिन हांसदा और तालाबाड़ी के सुरेश मंडल का कहना है कि सरकार को गरीबों को आगे भी चावल और गेहूं मुहैया कराना चाहिए।
आज से पूरे देश में कहीं से भी चावल गेहूँ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोल वाला चावल मिलता है मोदी की तरफ से, धन्यवाद। पूरी करते हैं, चावल गेहूँ मिलता है 5 किलो करके, वही में रोजी रोटी चलता है। सरकार के तरफ से 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था ने लोगों की सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। इधर नई दिल्ली में आज भाजपा संसदीय दल की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य शीर्ष नेताओं और दोनों सदनों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयों के अलावा पार्टी के भावी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। संसदीय दल ने मेडिकल कोर्स में ओबीसी को 27% और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण का लाभ देने के वास्ते प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर संकल्प से सिद्धि अभियान और न्यू इंडिया पर जोर दिया। श्री मोदी ने न्यू इंडिया समाचार में लिखे एक लेख में लिखा है कि भारत न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के दिन रात काम कर रहा है और देश में विकास सबसे बड़ा शब्द है। उन्होंने कहा कि यह अवसरों और आकांक्षाओं का भारत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत की आकांक्षाओं का आधार बनेगा। संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध जारी है। शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में आज भी कई विधायी कार्य निपटाए जाने हैं। रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश करेंगी। दोनों सदनों से पारित होने के बाद ये विधेयक जून 2021 में लाए गए रक्षा सेवा अध्यादेश का स्थान लेगा। ये कानून आवश्यक रक्षा सेवाओं में शामिल कर्मियों के हड़ताल करने एवं किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाता है। इसके साथ ही अधिकरण सुधार विधेयक को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए रखा जाएगा। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए रखी जाएगी। राज्यसभा की बात की जाए तो इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में वन अधिकार अधिनियम पर प्रशिक्षकों के राष्ट्रीय स्तर के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के तहत जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वन अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और जनजातीय समुदाय के विकास को सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करेगा। इधर रांची के सांसद संजय सेठ झारखंड के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार के साथ समन्वय में हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के सिलसिले में उन्होंने कल नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और नई उड़ान सेवाओं को शुरू करने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने झारखंड के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू करने की भी मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 38,887 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि इससे कम 30,549 नए मरीज मिले। देश में पिछले 24 घंटे में 30,549 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 38,887 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.38% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 4,04,958 हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.39% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.85% हो गई है, जो कि 5% से कम बनी हुई। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य भर में सिर्फ 23 नए मामले मिले, जबकि 38 लोगों ने कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। इस अवधि में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। फिलहाल झारखंड में कोरोना के मात्र 239 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.45% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। पिछले 24 घंटे में 61,09,587 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं।
44,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 61,09,587 टीके लगाए गए। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती रही हैं, जिसको लेकर सचेत और जागरूक रहने की जरूरत है। आइए इस फैक्ट चेक के माध्यम से हम भ्रांतियों और सच्चाई को समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोवैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। मैं पहली बात तो ये बहुत गर्व की बात है कि भारत ने 47.5 करोड़ टीके ऑलरेडी लगा दिए हैं और जहां तक मेरी जानकारी है 4-4.25 करोड़ इसमें पाइपलाइन में। जनवरी जब 16 को कोविड टीकाकरण आरंभ किया गया था तो ये हम सब लोगों ने एक कमिटमेंट किया था कि जुलाई के आखिर तक 50 करोड़ टीके लगा देंगे और हम देखते हैं कि वो हमने लक्ष्य प्राप्त किया है। इधर भ्रांतियों के दूर होने से राज्य के विभिन्न जिलों में टीकाकरण अभियान में गति आई है। राजधानी रांची समेत सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर पात्र लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में नागरिकों को कोरोना का सुरक्षा कवच मिल सके। राज्य में कोरोना से जारी जंग के बीच लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है ताकि नौनिहालों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के सदर अस्पताल में बच्चों के आईसीयू का उद्घाटन किया और सामूहिकता की ताकत से कोरोना को हराने की बात कही। अनलॉक के तहत राज्य में अधिकांश गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अब स्कूलों में पठन पाठन का कार्य जारी है। सरकार से अनुमति और दिशा निर्देश मिलने के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आगामी 6 अगस्त से ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी स्कूल संचालकों से आग्रह किया है कि वे सभी बच्चों की सुरक्षा और निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए शिक्षण कार्यों का आरंभ करें। और अब बढ़ते ओलंपिक से जुड़ी खबरों की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने से आज चूक गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में बेल्जियम ने भारत को 2 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर खिताबी मुकाबले के लिए जगह बनाई। टोक्यो ओलंपिक के पुरुष हॉकी के फाइनल में स्थान बना लिया है। पहले सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। पहले 3 क्वार्टर में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से बढ़त बनाए रखी थी। हालांकि चौथे क्वार्टर में बेल्जियम आक्रामक खेल दिखाते हुए 3 गोल करके मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इससे पहले बेल्जियम ने मैच के दूसरे ही मिनट में लुपार्ड के गोल की मदद से मुकाबले में बढ़त बना ली थी। हालांकि बेल्जियम की यह बढ़त ज्यादा देर तक कायम नहीं रही और 7वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत को बराबरी पर ला दिया। अगले ही मिनट में भारत ने एक और हमला बोला और मनदीप सिंह ने शानदार गोल करके भारत को 2-1 से आगे कर दिया। इसके बाद हेंड्रिक्स ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए बेल्जियम को जीत दिला दी। इस हार के बावजूद भारत के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। भारतीय टीम अब तीसरे स्थान के लिए मुकाबला खेल। टोक्यो ओलंपिक के बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की शटलर पीवी सिंधु आज जापान से स्वदेश लौटेंगी। 2 बार पदक जीता है। दिल्ली पहुंचने पर पीवी सिंधु का जोरदार उनका स्वागत करने की तैयारियों का जो आयोजन है वो किया गया। खेल प्रतिभाओं को झारखंड सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से सीधी नियुक्ति का तोहफा दिया जा रहा है। आज इस सिलसिले में रांची में एक कार्यक्रम के दौरान 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 40 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति देने की घोषणा की थी, जिनमें से 28 खिलाड़ियों को अब तक नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के देशों के साथ समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री परिषद की परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे।
रविवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को बारी बारी से मिलने वाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की थी। परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा के अलावा शांति, रक्षा और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पहले भारत जून 1950 में, सितंबर 1967 में, दिसंबर 1972 में, अक्टूबर 1977 में, फरवरी 1985 में, अक्टूबर 1991 में, दिसंबर 1992 में, अगस्त 2011 में और नवंबर 2012 में यूएनएससी का अध्यक्ष रह चुका है। सुरक्षा परिषद का हर सदस्य देश 1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता संभालता है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का वित्त पोषण बंद होना चाहिए। We are firmly against terrorism in all its forms and manifestations and believe that there could be no justification whatsoever for terrorism. We will continue to keep the spotlight on this matter as we have in the past, both inside the Council and outside as well. We have not only strengthened the efforts to combat terrorism, especially, for example, in financing of terrorism, we have also prevented efforts to dilute the focus on terrorism. The External Affairs Minister of India will be chairing a briefing on the 19th of August to discuss the Secretary General's report on ISIL Daesh. धनबाद न्यायाधीश की मौत मामले में तहकीकात का काम जारी है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपितों की ब्रेन मैपिंग को लेकर इजाजत मांगी है, जिसे अदालत से अनुमति भी मिल गई है। इधर 5 दिनों की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। हुई हैं विभिन्न अलग अलग कांडों में। करीब 53 जो होटल्स थे उनको हम लोगों ने चेक किया है और करीब 250 ऑटो को जो प्रॉपर कागजात के साथ नहीं थे या लाइसेंस नहीं था, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने आज जब्त किया है। उस पर जांच चल रही है और ये मेजर जो हम लोग क्रिमिनल्स हैं उनको हम लोग जांच कर रहे हैं। अब बाकी जो अनुसंधान है वो अनुसंधान अपनी गति है, वो अनुसंधान हम लोग विभिन्न पहलुओं पर कर रहे हैं। ये अनुसंधान में हो रहे हर प्रगति की समीक्षा करते हुए आगे अनुसंधान कैसे बढ़ेगा इसके बारे में दिशा निर्देश जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न टीमें इसके लिए बनी हुई है और हर पल पल पे नई जो बातें सामने आ रही है तो उसके अनुसार आगे अनुसंधान को बढ़ाया जा रहा है। 12वीं बोर्ड के बाद आज सीबीएसई द्वारा 10वीं बोर्ड के भी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। रिजल्ट को सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट cbseresults.nic.in पर भी देखा जा सकता है। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कल धूप खिली रहने के बाद आज सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। इस बीच पिछले दिनों की बारिश के बाद राज्य में धान रोपनी का काम तेज गति से चल रहा है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुरक्षित बैंकिंग पर खासा जोर दिया जा रहा है। बैंक ने अपने यूनो ऐप में कुछ और सुरक्षा फीचर जोड़े हैं। सकेंगे योनो और योनो लाइट ऐप पर सिम बाइंडिंग प्रणाली केवल उन्हीं मोबाइल फोन्स पर काम करेगी जिनका सिम कार्ड बैंक में पंजीकृत है। योनो और योनो लाइट ऐप का नया संस्करण प्राप्त करने के लिए मोबाइल करनी होगी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका प्रखंड के कुंदराकोचा गांव में ग्रामीणों ने नजीर पेश की है। उन्होंने श्रमदान द्वारा एक ऐसे तालाब का निर्माण किया जिससे इलाके में एक झरने का जल संचयन तो होगा ही, इससे लगभग 30 एकड़ से ज्यादा जमीन सिंचित हो पाएगी और मछली पालन भी हो सकेगा।
जेटीडीएस के द्वारा इस गांव का चयन किया गया था। जेटीडीएस के द्वारा एक जटिल परियोजना थी। उस परियोजना के तहत इस गांव में खेती बाड़ी और जल संचय का काम काफ़ी करीब 3-4 सालों से किया जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक पोटला बाबा पहाड़ है, जहाँ पे झरना से पानी सालों भर रिसते रहता है और इधर उधर बिखर कर। हम लोग जेटीडीएस के माध्यम से जो पोटला पहाड़ कायरा झरना बोलते हैं, कतल झरना, वहाँ से हम लोग भ्रमण किया कि हम लोग कहाँ पर इसका झरना का स्रोत कहाँ पर बनाने से अच्छा होगा। तो हम लोग क्या बोले, ये पूरा घूमते घूमते पहाड़ किनारे किनारे झरना का जितना स्रोत था हम लोग देखते देखते आ गया। ये तालाब जहाँ पर बनाए हैं हम लोग, यहाँ पर आएगा। और हम लोग जेटीडीएस के माध्यम से ग्राम सभा बैठक किया और ग्राम सभा में बैठक करके हम लोग तालाब, हम लोग ये जो पोटला पहाड़ कायरा झरना जैसे हम लोग कदाल झारी बोलते हैं, वहाँ से ये पानी का जो स्रोत है, स्रोत को हम लोग देखते हुए आए, मतलब पूरा देख के आए। जहाँ पानी ठीक से रहेगा, जमा होगा, वो जगह तालाब बनाने का जेटीडीएस के सिस्टम से हम लोग निर्णय लिया। उसके बाद ग्राम सभा किया हम लोग। ग्राम सभा होने के बाद जगह चयन किया गया। जगह चयन में हम लोग जेटीडीएस की ओर से ऐसे जगह मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर जगह देखे, ये जगह अच्छा है, सारे पानी रहेगा। चतरा जिले के ईटखोरी में नगवा से हजारीबाग को जोड़ने वाली सड़क की बदतर स्थिति से नाराज और परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर धान रोपनी कराते हुए सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क हजारीबाग जाने का सबसे मुख्य मार्ग है। बावजूद इसके इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। राजद नेत्री प्रियंका वर्मा ने कहा है कि उन लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी कई बार सड़क निर्माण की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सूद नहीं ली। उन्होंने सरकार से अविलंब इस सड़क का निर्माण कराने का आग्रह किया कि लोगों की परेशानियां कम हों। आज हम लोग एक सांकेतिक पदयात्रा निकाले हैं। इस रोड को देखिए, 2 दिन पहले बारिश खत्म हुई है और आज भी यहाँ देखिए पानी का कितना जमाव है। आप देख सकते हैं सभी किसान के पैर कितने पानी में है और यहाँ इसका निकलने का कोई साधन नहीं। हम लोग माननीय यहाँ पे विधायक जी हमारे कृष्णदास जी हैं, माननीय सांसद जी हैं हमारे सुनील सिंह जी, माननीय मंत्री जी हमारे सत्यानंद भोक्ता जी, हम लोग उनको बस उनका जो ध्यान है इस ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि वो इस रोड की यहाँ की दयनीय स्थिति को देखें। उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़क की बदहाल स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों के सांकेतिक विरोध प्रदर्शन से जिम्मेदारों की चेतना और संवेदनशीलता जगेगी। साथ ही ईटखोरी में नगवा से हजारीबाग को जोड़ने वाली यह सड़क जल्द ही चकाचक नजर आएगी। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पशु प्रेमी तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें कुत्तों से खास लगाव है। इनके पास 2, 4 या 10 कुत्ते नहीं हैं, बल्कि इनके घर आंगन में 70 से ज्यादा कुत्ते एक बृहद परिवार के सदस्य के रूप में रह रहे हैं। मीटर दूर स्थित गांव टंगटंग टोली में रहने वाले सोमेन मजूमदार का घर कुत्तों के लिए सबसे सुंदर और अच्छा ठिकाना है। वैसे स्ट्रीट डॉग जिनका कोई ठिकाना नहीं है या फिर वह किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, सोमेन मजूमदार उन्हें अपने घर ले आते हैं और देखभाल करते हैं। इस काम में सोमेन मजूमदार को अपने घर वालों का भी पूरा सहयोग मिलता है। देखिए, मैं और मेरा बेटा हम लोग डॉग ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अगर प्यार नहीं होगा तो ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे। तो ये प्यार ही कहीं एक जगह पे हम लोग का पैशन पूरा हम लोग के परिवार और दिमाग दिल में पूरा छा गया है। तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा तीनों मिलकर इस काम को पूरा देख रहे हैं और बाकी अब 2 बंदे को देखिए जो पूरा डिवोटेड है। सोनाली सोमेन मजूमदार को कुत्तों से इतना अधिक लगाव है कि इन्होंने सभी कुत्तों का
अलग अलग नाम भी रख डाला है। कुत्तों की देखभाल और उनके बेहतर इलाज में सोमेन मजूमदार को रांची के जाने माने पशु चिकित्सकों का निशुल्क सहयोग भी मिलता है। एक परिवार हो गया, हर एक डॉग का एक नाम है। कोई बंटू, किसी का नाम है, किसी का नाम टफी है, किसी का रागा नाम है, किसी का नाम है आपका बाबू, ठीक है। तो अलग अलग सबको नाम से हम लोग जान रहे हैं। मजूमदार द्वारा कुत्तों को बेहतर ढंग से रखने और उनके प्रशिक्षण देने के काम से युवा वर्ग काफी प्रभावित है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही शिल्पा और सुमित जमशेदपुर से समय समय पर आकर कुत्तों के बारे में जानकारियां लेते रहते हैं। अभी हम यहाँ पर विजिट के लिए हैं एज ए वॉलंटियर, और हम इनसे सीख रहे हैं कि मेडिकल कंडीशन में और अदर रेस्क्यू कंडीशन में हमें कैसे कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए और कैसे काम करना चाहिए। यहाँ हम अपने काम के अलावा जो स्ट्रेज हैं, जो डॉग्स हैं, उनको कोई भी चोट लगता है या कुछ भी होता है तो उन्हें देखने वाला, आपको कुछ होता है तो आपके घर वाले लेके जाते हैं, उन्हें कौन लेके जाएगा, तो हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बेजुबान जानवर की देखभाल पिछले 7 सालों से कर रहे हैं सोमेन। अच्छी बात यह है कि रांची समेत अन्य जिलों में सोमेन से प्रेरणा लेकर कई लोगों ने कुत्तों की देखभाल के लिए आगे आना शुरू कर दिया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वर्चुअल माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना को मात देने वालों की तादाद संक्रमितों से ज्यादा। झारखंड में 38 ने जीती जिंदगी की जंग, 23 नए मरीज मिले। टोक्यो ओलंपिक में संघर्षपूर्ण मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने से चूकी। बेल्जियम से हार के बाद अब कांस्य पदक के लिए भिड़ेगी टीम इंडिया। और झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आज सीधी नियुक्ति का तोहफा। 12 खिलाड़ियों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 10 की पढ़ाई से करेंगे, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के पाठ इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़ के करेंगे। इसके तुरंत बाद हम कक्षा 10वीं के इंग्लिश के एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके तुरंत बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री के पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है रासायनिक बल गतिकी। इस पाठ को पढ़ने के बाद